नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप स्थायी रूप वाले नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक उद्भेदन के साथ उनकी शंकु रचना तथा अन्य रूपों में परिवर्तन होता रहता है। खासकर यह परिवर्तन विस्फोट के रूप से उद्गार होने से होता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां लावा द्वारा विखंडित पदार्थों के अनुपात तथा उसकी मात्रा में गुणों पर आधारित होती हैं। जब विस्फोटक उद्गार होता है तो विखंडित पदार्थ तथा ज्वालामुखी धूल अधिक होती हैं। फलस्वरूप विस्फोटक छिद्र एक्सप्लोजन वेंट तथा राख शंकु या सिंडर कोन की रचना होती है। जब उद्गार शांत रूप में होता है तो लावा की अधिकता के कारण लावा पठार तथा लावा गुंबद एवं लावा मैदान की रचना होती है। चूंकि ज्वालामुखी क्रिया का क्षेत्र धरातल के नीचे तथा बाहर दोनों तरफ होता है, अतः ज्वालामुखी स्थल रूपों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: बाह्य स्थल रूप तथा अभ्यंतरिक स्थल रूप। विशद रूप में ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों को निम्न रूप में विभाजित किया जा सकता है। पहला, बाह्य स्थलाकृति, जिसमें अ केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप, जिसमें ऊंचे उठे भाग तथा नीचे धसे भाग। ब दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप, पहला है लावा पठार तथा लावा गुंबद और दूसरा है लावा मैदान। अभ्यंतरिक स्थल रूप, आंतरिक लावा गुंबद, बेथोलित, लोकोलित, फेकोलित, लोपोलित, सील, डाइक और स्टाक। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे बाह्य स्थल रूप का। केंद्रीय विस्फोट द्वारा, केंद्रीय उद्गार द्वारा तीव्र गैस तथा वाष्प पर्याप्त लावा तथा विखंडित पदार्थों के साथ प्रकट होती है। इन पदार्थों के जमाव से अनेक प्रकार के शंकुओं की रचना होती है। इन्हें ऊंचे उठे भाग कहते हैं। इनके अलावा निर्माण विस्फोट के समय ज्वालामुखी का कुछ भाग उड़ जाता है या नीचे धसक जाता है। इस प्रकार के बने आकारों में क्रेटर तथा कोल्डेरा कोन प्रमुख हैं। इन्हें धसे हुए भाग कहते हैं। ज्वालामुखी शंकु, पहला है सिंडर शंकु, दूसरा है कंपोजिट शंकु, चौथा है तीसरा है परिपोषित शंकु, चौथा है पेठिक लावा शंकु और पांचवा है एसिडिक लावा शंकु। अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे विभिन्न प्रकार के शंकु। सबसे पहले सिंडर शंकु। सिंडर कोन प्राय कम ऊंचे शंकु होते हैं, जिनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल तथा राख एवं विखंडित पदार्थों का ही सहयोग रहता है। सर्वप्रथम गैस के उद्गार के साथ ये पदार्थ छोटे आकार में खासकर चींटी के ढेर के रूप में एकत्र होकर शंकु का प्रारंभिक रूप देते हैं तथा प्रारंभ में इनकी ऊंचाई कुछ इंच से कुछ फीट तक होती है। धीरे धीरे निस्तृत पदार्थों का एकत्रीकरण होता रहता है तथा शंकु का आकार बढ़ जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सिंडर शंकु के निर्माण में तरल पदार्थों का योगदान नहीं होता है। कभी कभी इनके विस्तार एवं वृद्धि की गति इतनी तीव्र होती है कि एक हफ्ते के अंदर इनकी ऊंचाई 400 फीट तक हो जाती है। अधिकांश सिंडर कोन का ढाल क्रेटर की सतह की तरफ अवतल होता है, कॉनकेव, तथा इनका ढाल 30 से 45 डिग्री होता है। बड़े बड़े विखंडित पदार्थ क्रेटर के पास 40 डिग्री से 45 डिग्री ढाल पर होते हैं तथा महीन पदार्थ जैसे राख आदि सतह के पास क्रेटर से दूर होते हैं। इन शंकु के निर्माण असंगठित, ढीले तथा बड़े बड़े जल के लिए प्रवेश टुकड़ों से होता है तथा अपरदन के बाद भी इनका मौलिक स्वरूप सदियों तक नष्ट नहीं होता है। मैक्सिको का जोरला, सान साल्वाडोर का माउंट इजाल्को, फिलीपाइन के लुजोन द्वीप का केमिग्लेविन ज्वालामुखियों
के शंकु निश्चित रूप में सिंडर शंकु के उदाहरण हैं। कंपोजिट शंकु। कंपोजिट शंकु सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के निश्चित ज्वालामुखी पदार्थों के क्रमशः तह के रूप में जमा होने से होता है। इस कारण कभी कभी इनको परतदार शंकु कहते हैं। विश्व के अधिकांश उच्चतम, अत्यधिक सुडौल तथा बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत कंपोजिट शंकु के प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का शस्ता, रेनियर तथा हुड, फिलीपाइन का मेयान तथा जापान का फ्यूजियामा आदि प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन शंकुओं का निर्माण लावा तथा विखंडित पदार्थों की परत के बारी बारी जमा होने से होता है। इस प्रकार लावा विखंडित पदार्थों के संगठन में संयोजन तत्व का कार्य करता है। ज्वालामुखी निश्चित प्राय हर तरह के पदार्थ इस शंकु में सम्मिलित होते हैं तथा धरातल से शंकु का ढाल 35 से 40 डिग्री तक होता है। इन शंकु का ऊपरी भाग सुडौल होता है, पर यदि ऊपरी भाग असंगठित विगठित पदार्थों से आवृत होता है तो अपरदन शीघ्र हो जाता है। इससे मिश्रित शंकु भी कहते हैं। परिपोषित शंकु। ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उसमें फटन होने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य द्रोणी या नली से छोटी छोटी उप शाखाएं निकल आती हैं। मुख्य शंकु के निचले भाग पर इन उपनलियों से लावा आदि पदार्थ निकलने लगता है तथा उनके जमा होने से मुख्य शंकु पर छोटे छोटे अन्य शंकुओं का आविर्भाव होता है। कभी कभी इनका आकार इतना बढ़ जाता है कि यह मुख्य शंकु के बराबर नहीं तो करीब करीब बराबर हो जाते हैं। चूंकि इन शंकुओं की नली का पोषण ज्वालामुखी की मुख्य नली से होता है, अतः इन्हें परिपोषित शंकु कहते हैं। ससिस सस्तीना शंकु माउंट शस्ता का एक परिपोषित शंकु ही है। पेठिक लावा शंकु। जब लावा काफी हल्का तथा पतला होता है एवं सिलिका की मात्रा कम होती है तो लावा अधिक दूर तक फैलने के बाद जमता है। इस कारण एक लंबे स्थान पर कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। इस आकार शील्ड की तरह होता है, अतः इसे शील्ड शंकु भी कहा जाता है। चूंकि इसकी रचना बेसाल्ट लावा से होती है, अतः इसको बेसिक या पेठिक लावा शंकु कहते हैं। इस तरह के शंकु को हवाना तरह के शंकु भी कहते हैं। अब है एसिड लावा शंकु। जब उद्गार से निस्तृत लावा काफी गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है एवं सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो लावा जो ही धरातल पर प्रकट होता है उसी समय शीघ्रता से ठंडा होकर जम जाता है, अतः इसे फैलने का समय नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप तीव्र ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। इसे स्ट्रोम्बोली प्रकार के शंकु भी कहते हैं। लावा गुंबद। लावा गुंबद प्राय शील्ड शंकु का ही रूप होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि गुंबद शंकु से विस्तृत होता है, इसका ढाल अधिक होता है। लावा गुंबद का निर्माण ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ लावा के जमाव से होता है। उत्पत्ति के अनुसार तथा निर्माण स्थान के आधार पर लावा गुंबद को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: डाट गुंबद, आंतरिक गुंबद और बाह्य गुंबद। लावा डाट। जब मिश्रित शंकु वाले ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं तो उनकी नली तथा छिद्र ठोस लावा से भर जाती हैं। जब शंकु अपरदन द्वारा नष्ट हो जाता है तो नली में जमा डाट या प्लग दीवार की तरह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार प्लग से पूरी नली भर जाती है तो उसे ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं। एक औसत ग्रीवा 200 फीट की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस तरह के अनेक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत के माउंट टेलर
जिले में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी ग्रीवा के पास ग्रीवा की व्यास 1000 से 2000 फीट तक हो सकती है तथा इसका आकार बेलनाकार होता है। ब्लैक हिल्स तथा डेविल टावर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जिस प्रकार बोतल को बंद करने के लिए कार का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार ज्वालामुखी छिद्र भर जाने से बने आकार को ज्वालामुखी कार के डाट कहते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी की नली तथा मुख ब्रेसिया भी भर जाती हैं। ऐसी आकृति को ड्राइट्रेम कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको की शिप्राक इसका प्रमुख उदाहरण है। केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित निचले अथवा धसे भागों में क्रेटर तथा कोल्डेरा प्रमुख है। क्रेटर ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। प्राय क्रेटर कीपाकार होता है जिसका ढाल उस शंकु पर आधारित होता है जिसमें उसका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सिंडर शंकु के अंदर बने क्रेटर का ढाल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है। जैसे जैसे शंकु का विस्तार हो जाता है उसके क्रेटर का आकार भी बढ़ जाता है। कोल्डेरा तथा क्रेटर में बड़ा अंतर होता है। कोल्डेरा क्रेटर से बहुत अधिक विस्तृत होता है। एक औसत क्रेटर का विस्तार 1000 फीट तथा गहराई 1000 फीट के लगभग होती है, परंतु क्रेटर के आकार में भी महान अंतर पाया जाता है। छोटे छोटे क्रेटरलेस से लेकर जिनकी व्यास कुछ 100 फीट तक ही होते हैं, बड़े बड़े क्रेटर जिनका व्यास कई मील होता है तक पाए जाते हैं। अलास्का संयुक्त राज्य के प्रशांत ज्वालामुखी एन्याकचक का क्रेटर व्यास में 6 मील लंबा तथा उसकी दीवारों की ऊंचाई 1200 फीट से 2000 फीट तक है। कोल्डेरा क्रेटर का विस्तृत भाग ही कोल्डेरा कहा जाता है, परंतु कोल्डेरा शब्द का प्रयोग सभी विद्वानों द्वारा एक ही अर्थ के लिए नहीं किया जाता है। कोल्डेरा के निर्माण के विषय में दो प्रमुख संकल्पनाएं हैं। प्रथम संकल्पना के अनुसार कोल्डेरा ज्वालामुखी क्रेटर का विस्तृत रूप होता है जो चारों तरफ से दीवारों से गिरा होता है। जब क्रेटर का धसाव होता है तो उसका पर्याप्त विस्तार हो जाता है। इस प्रकार कोल्डेरा का निर्माण पूर्ण रूपेण क्रेटर के नीचे धंसने से होता है। इस मत का प्रतिपादन संयुक्त राज्य अमेरिका भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने किया है। इस मत के समर्थकों का कहना है कि जापान का आसो क्रेटर तथा संयुक्त राज्य का क्रेटर लेक निश्चित ही धसाव के कारण बने हैं। उन्होंने हवाई द्वीप के कोल्डेरा को भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। द्वितीय संकल्पना के अनुसार कोल्डेरा की रचना क्रेटर के धसाव से न होकर ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होती है। डेली महोदय इस मत के प्रमुख प्रवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि धसाव के कारण बनी आकृति को ज्वालामुखी गर्त कहते हैं। इस मत के पक्ष में कई प्रमाण उपस्थित किए गए हैं। उदाहरण के लिए जब ज्वालामुखी का क्रेटर के निर्माण के बाद भयंकर विस्फोट होता है तो उसके अवशेष भाग ज्वालामुखी राख एवं विखंडित पदार्थ के रूप में आसपास एवं अधिक दूरी तक जमा हो जाते हैं। अगर कोल्डेरा का निर्माण क्रेटर के धसाव से होता है तो उसके आसपास उस शंकु से संबंधित अवशेष भाग नहीं मिलने चाहिए, परंतु प्राय यह देखा गया है कि कोल्डेरा के आसपास ही नहीं उससे कई किलोमीटर दूर तक उस शंकु के अवशेष पदार्थ पाए गए हैं। उदाहरण के लिए क्रेटर लेक के उत्तर पूर्व में मुख्य ज्वालामुखी से 128 किलोमीटर की दूरी पर 1 इंच व्यास वाले विखंडित पदार्थ पाए जाते हैं। इस प्रकार क्राकाटोआ के विस्फोट के समय बारीक राख के लाखों टन हजारों किलोमीटर की दूरी पर बिछा दिए गए थे। इस प्रकार विसुवियस के 79 ईस्वी के विस्फोट तथा कटमई अलास्का के 1912 के विस्फोट से अधिकांश पदार्थ आसपास के क्षेत्र में फैला दिए गए थे। इस प्रकार कोल्डेरा के विषय में दो विपरीत मत प्रचलित हैं, परंतु वर्तमान पर्यवेक्षणों तथा प्रमाणों के आधार पर यही सत्य प्रतीत होता है कि कोल्डेरा का निर्माण
विस्फोट उद्गार से ही होता है। ब, दरारी उद्गार वाली स्थलाकृति। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा एवं लंबी दरार के सहारे धरातल पर प्रकट होता है तथा तरल होने के कारण शीघ्रता से धरातल के ऊपर क्षैतिज रूप में फैल जाता है। आसपास के धरातलीय भाग पर लावा की मोटी या पतली लावा की मात्रा तथा उसके गाढ़ापन के अनुसार चादर बिछ जाती है। लावा के क्रमिक प्रवाह के साथ लावा की अनेक चादरें का विस्तार हो जाता है तथा प्रत्येक लावा परत की गहराई 20 फीट से 100 फीट तक होती है। इस प्रकार लगातार जमाव के कारण लावा पठार तथा लावा मैदान का निर्माण होता है। इस प्रकार के विस्तृत पठार तथा मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अर्जेंटीना, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, मध्य पश्चिमी भारत, फ्रांस, आइसलैंड, दक्षिणी अफ्रीका एवं साइबेरिया में पाए जाते हैं। आंतरिक स्थलाकृति। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय गैस तथा वाष्प की तीव्रता में कमी होती है तो मैग्मा धरातल के ऊपर न आकर धरातल के नीचे ही दरारों आदि में प्रविष्ट होकर जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार धरातल के नीचे बने स्थल रूपों को आंतरिक अथवा अभ्यंतरिक स्थल रूप कहते हैं। इनमें प्रमुख है बैथोलिथ, लोकोलिथ, लोपोलिथ, फोकोलिथ, डाइक, सील और शीट। ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।